वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के पार्ट 2 के एपिसोड 6 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे डॉक्टर स्टोन की। तो कहानी की शुरुआत होती है उसी जगह से जहाँ ये एंड हुआ था, यानी कि ये लोग कर रहे थे विद चार्ज इबारा के ऊपर, जिसकी शुरुआत माग्मा गोली चला के करता है। जहाँ इनका मिशन काफी हद तक उसको रोकना भी है, जो आगे और गोली चलाता है जो लगते नहीं इबारा को, पर वो यहाँ वो टकरा कर काफी हद तक शोर मचाती है जहाज के ऊपर, जिससे उन्हें लगता है कि जहाज तबाह होने वाले इनकी सोर्सरी के चलते, जिस वजह से कई सारे लोग कूद जाते हैं समुद्र में। अब जहाँ माग्मा को रोकती है निक्की और दोनों आपस में भिड़ पड़ते हैं, पर जहाँ जहाज में बाकी लोग उन्हें घेर लेते हैं और उस पल गन उठाता है यो और चेक करता है इसमें सिर्फ 3 गोलियां और बाकी रह गई, जिसको देख सेको उसके अंदर मैग्नीशियम का चूरा डाल देता है, जिसके गोली के साथ कंबशन होने पर बहुत सारी चिंगारियां निकलती है बिल्कुल किसी अनार की तरह। पर बाकी लोगों का हाथ साइंस में काफ़ी टाइट है, जिस वजह से बाकी लोगों को कहा जाता है कि जल्दी जहाज तबाह होने वाला है, हमने जहाज के साथ टूना टोटका कर दिया है। जो सुन बहुत सारे लोग और जहाज खाली कर देते हैं, पर आगे कोई और उस जहाज की तरफ आ रहा होता है, जो होता है मोज, जिसके चेहरे पे इस बार बिल्कुल भी इनके साथ समझौता नहीं दिख रहा। वो यहाँ इन्हें पक्का मार नहीं आया होगा, जिसके खिलाफ मोज गन का इस्तेमाल कर रहा होता है, पर वो सॉर्सरी के बारे में जानता है जहाँ उंगलियों का इस्तेमाल होता है, और जो उंगली का इस्तेमाल कर रहा है वही सॉर्सर है, जिस वजह से वो एक वार करता है यो के ऊपर और यो गन लेकर पानी में गिर जाता है इससे पहले कि वो गोली चला पाता। जिसके बाद मोस का सामना करता है किनरो, पर उसको भी मुंह की खानी पड़ती है और निक्की भी उसके खिलाफ नहीं लड़ पाती, जिसको देखे लोग भागते अंदर चेंबर की ओर। तो क्या सिको के पास कोई प्लान है इसको लेकर? शायद नहीं। जहाँ एक सेफ कमरे के अंदर वो बंद होते हैं, पर उस कमरे का दरवाजा तोड़कर मोज वहां अंदर भी घुस जाता है और साथ ही वह एंट्री लेता है इबारा भी। तो क्या ये कोनन का डेड एंड है? नहीं, क्योंकि सेको किसी खास रीजन से इन्हें यहाँ तक लेकर आया है, जहाँ सेको अंदर फेंकता रिवाइवल फ्लूइड जो जाके टूट के लगता है उनके एक कैदी पर, जो अपने इस दाव का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये ताश के पत्ते के जोकर की तरह है, जो आपको राजा ही बना सकता है या हरा भी सकता है, जिसका लॉक अपनी चालाकी से मेंटलिस्ट खोल देता है और फिर इनके उस छोटी सी जेल से बाहर निकलता है योगा, जिसको किनरो अपना स्पीयर देता है और भरोसा भी, जहाँ अपने वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से समझते हैं कि योगा काफ़ी पावरफुल है। पर क्या इस सब के बाद वो इनके ऊपर कोई खतरा साबित नहीं होगा? सवाल फिलहाल ये है कि क्या योगा इनके साथ है या इनके खिलाफ है। पर जब योगा को देख के वारा समझता है कि कुछ समय पहले पत्थर हुआ करता था जिसको इन लोगों ने रिवाइव कर दिया, और योशी को देख के उसे याद आता है कि ये तो टूटा फूटा था, ये कैसे ठीक हो गया, और वो तुरंत वहां से भाग के बाहर निकलता है, जिसे रोकने मांगना जा रहा होता है, लेकिन उसका बेहोश कर देता है मोज, और होता है सामने आमना सामना मोज और योगा का। पर योगा खुद को उनका दुश्मन कहता है, तो क्यों वो उनका साथ दे, जिस बारे में योगा खुद पूछता है, और वो मोज के साथ क्यों ना जुड़े। पर जिन सब सवाल जवाब से पहले हम बढ़ते हैं इबारा की तरफ, जिसको टेंशन खाई जा रही है कि ये लोग जोड़ सकते हैं टूटी हुई मूर्ति को और उन्हें जिंदा भी कर सकते हैं। तो क्या होगा अगर उन लोगों ने मास्टर को भी रिवाइव कर लिया? तो जिस चिंता में वो वहां जाने की सोच रहा होता है, पर चिंता अंदर किसी और को भी है, जो है गैन, कि कैसे वो मन बनाए योगा का उनका साथ देने के लिए। जिस पर कई सारे आउटकम के बारे में सोचने के बाद वो सोचता है कैसा रहेगा अगर निक्की उसे प्रपोजल दे। जिस समय निक्की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर उसके मनाने पर वो मान जाती और करने की सोचती है, पर साथ ही वो चाहती है कि वो इसे एक्सप्रेस करे उस शख्स को जिससे सच में वो प्यार करती है। पर जिनके इन सब वाद विवाद से डिस्टर्ब हो रहा होता है योगा, जो रोकता है सब करने से गैन को। पर वो मारेगा नहीं गैन को, क्योंकि उसकी एबिलिटी से काफी हद तक ताल्लुक रखता है, और साथ ही निक्की भी उसकी बात मनाने पर वो मान रही थी, तो शायद वो उसको भी थोड़ा बहुत एडमायर कर रहा है। पर वो जैन के साथ देना चाहता था, बस अगर सेंकू ये छोटी सोच ना रखता कि वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही जिंदा करेगा। जहाँ वो चाहता सिलेक्शन चुनिंदा जीन्स की, जो कमज़ोर है उन्हें वैसे पड़े रहने दो और बेहतरीन को मौका दो, जिससे हमारी दुनिया और बेहतरीन बनेगी। तो इस बारे में मोज का सोचता है, जिस पर एग्री करता है मोज भी, और साथ ही कहता है कि हमारे आइलैंड पे भी सिलेक्शन होता है चुनिंदा सुंदर लड़कियों की, तुम्हारे पास खुद का हैरेम हो सकता है जहाँ कमाल कमाल की खूबसूरत लड़कियां होंगी तुम्हारे साथ। पर वैसे घंटा फर्क नहीं पड़ता मोज को, जहाँ वो उसको मार ही देगा वैसे भी। पर खैर जहाँ आगे रियोशी कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इस दुनिया की हर एक लड़की खूबसूरत है, तो सिलेक्शन जैसी चीज़ तो बेवकूफ़ी है, मैं सिलेक्शन नहीं चाहूंगा, मैं हर एक लड़की चाहूंगा इस पूरी दुनिया भर की। जहाँ योगा पूछता है मोज से कि क्या तुम्हारी नज़र में खूबसूरती बेहतर होगी चुनने के लिए, जिसका जवाब उसका हाँ होता है। एटलीस्ट लड़का तो खूबसूरत होनी चाहिए जैसे उसकी मान्यता होती है एज अ मैन। तो ये सब बातें योगा ने टाइम पास करने के लिए कही, क्योंकि उसका मतलब नहीं था वो किसी की टीम में भी हो सकता था, जहाँ उसने अपना मन बना लिया है, और बना यहाँ कुछ और लोगों ने एक पुतला भी लिया है, जो है मास्टर का पुतला, जिसके पुराने भी उसको ग्रीट करता है सोयूज और माफी मांगता है कि वो उनके साथ ना रह सका, और ये दूरी 20 साल तक सहनी पड़ी। और वैसे आगे करिसा में पहुंचते उस जहाज की ओर, तो जहाँ योगा ने अपना मन बना लिया है, और वो करता है वार सेको की तरफ, और सेको को साइड होने के लिए कहता है, जहाँ वो वार जाके लगता है मोस की छड़ी में, क्योंकि इसने चुना है साथ सेको और बाकी लोगों का। तो समय का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए वहां से सेको और उसके बाकी दोस्त निकलते हैं और उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं,
ताइजी यूजुरा और बाकी लोग उस स्टैचू को जोड़े तो वो लोग बाहर निकल कर पहुंचते अपनी बोट की ओर और वहां से बढ़ते आइलैंड की ओर। भले ही आइलैंड पेट्रीफाइड होने वाला हो, क्योंकि इन आइलैंड से किसी और को भी लेकर आना है और मोस के साथ यहाँ रहने से बढ़िया ये आइलैंड पर जाके ही मरे। और आगे योगा मोस को खुली जगह ले जाता ताकि वो बराबरी का मुकाबला कर सके उससे। और अब तक जो लग रहा था कि मोज और वो बराबरी की टक्कर पे हैं, वो गलत था। जहां मोज यूज करता अपनी फुल ब्रूटल स्ट्रेंथ का और अपने एक ही वार से हरा देता है योगा को। तो आगे क्रिसामा के पेट्रिफिकेशन टूल को लिए अपने हाथ में देख रहा होता है इबारा, जहां इबारा आगे अपने एक सैनिक को बुलाता है और उसे कहता है कि ये चीज लेकर तुम भागो आइलैंड के बीचों बीच तक, जिससे पूरा आइलैंड इकट्ठे पेट्रीफाइड हो जाएगा। और वही चिंता जताते हुए क्रिसामा भी उसको रोकती है, क्योंकि ऐसा करते हुए इनका वो सैनिक भी खुद पेट्रीफाइड हो जाएगा। जिस पर इबारा लॉजिक देता है कि वो लोग पेट्रिफिकेशन को अंडू कर सकते हैं तो सबको पेट्रीफाइड करना पड़ेगा। और साथ ही अगर इस बीच इनका सिपाही मर भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। पर फर्क पड़ता है क्रिसामे को, क्योंकि बहुत सारे गांव वाले लोग भी अभी भी आइलैंड पर ही है। पर क्या क्रिसामा की इतनी हिम्मत की वो मास्टर की मर्जी के खिलाफ जाए। जहाँ मास्टर के बारे में सुनकर वो मास्टर के फ्लैशबैक तक पहुंच जाती है, जहाँ जब वो मिली थी पहली बार मास्टर से तो उसके साथ कुछ और बच्चे थे जिन्होंने कहा कि पहाड़ के पास किसी को पेट्रीफाइड करना है, वो हमें डरा रहा है, वहाँ एक मॉन्स्टर है। लेकिन मास्टर उन सब बच्चों के साथ वहाँ गए और वहाँ देखा उन्हें एक स्केरक्रो जो किसी ने वहाँ शायद फेंक दिया था। तो हमेशा डरने की ज़रूरत नहीं है और पेट्रिफिकेशन टूल का बिल्कुल भी लापरवाही से इस्तेमाल नहीं करना। उसका इस्तेमाल एक बड़ी जगह पे नहीं होना चाहिए। और हमारी ये दुनिया सिर्फ इंसानों की दुनिया नहीं है, ये यहाँ मौजूद बाकी सभी जीवों के लिए भी है। जिस लॉजिक से शायद उन्होंने पहले पेट्रीफाइड किया था, जो शायद इसके वंशज रहे होंगे और ये चीज़ आगे पास ऑन होती रही बाकी लोगों तक भी, तो मे भी ये हिस्ट्री हो सकती है इस पत्थर की। जिस लॉजिक के साथ क्रिसा में जानती है कि मास्टर कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि सारे आइलैंड वालों को ही पत्थर बना दिया जाए, और उससे पूछती है कि क्या सच में ये मास्टर के आदेश है। जिस समय तक हमारे बाकी साथी मास्टर के पेट्रीफाइड पुतले को लिए पहुंचते समुद्र के किनारे और चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मास्टर के स्टैचू है, मास्टर को स्टैचू बना दिया गया है। जिसे सुन सवाल पूछती है इवारा से क्रिसा में, पर इवारा अपना मन बना चुका है और वो यूज करता है पेट्रिफिकेशन टूल का, शायद डायमेंशन देते हुए 1 मीटर के अंदर 1 सेकंड में अप्लाई हो जाओ, और स्विंग करता है पेट्रिफिकेशन टूल को, जिसको पकड़ते हुए क्रिसा में खुद पत्थर बन जाती है और इस धोखे से भावुक होकर पत्थर बन के गिर जाते हैं समुद्र के अंदर। जहाँ बाकी लोग भी इवारा कहते हैं पेट्रिफिकेशन टूल देखकर अंदर की ओर भाग जाते हैं। पर तभी उस पेट्रिफिकेशन टूल के ऊपर दिखता है खून, जो किसी और का नहीं खुद इबारा का खून होता है, क्योंकि उस पर हुआ एक बंदूक की गोली से वार और उसके हाथ में एक छेद हो चुका है आर पार। और ये रहा निशांची यो के द्वारा एक कमाल का शॉट, जिससे कुछ देर बाद उसके हाथ नम पड़ जाते हैं और उसके हाथ से वो पेट्रिफिकेशन टूल गिर जाता है, जिसको समय रहते कैच कर लेता है यो। और पूरा माहौल और मौका जीत चुका है यहाँ यो। तो अब जल्दी से उसको बच के मोज से, शायद अगर मोज के पीछे ना आया तो पहुंचना आइलैंड के ऊपर और उस पेट्रिफिकेशन टूल को बाकी लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि अगर मोज उनके पीछे अब आया तो मोज से बचने के लिए इनके पास ना तो पेट्रिफिकेशन टूल रहेगा और ना ही कोई गन जिसके अंदर गोली हो। तो खैर अब आपके सोचते हैं कि क्या हो सकता है डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के पार्ट 2 के एपिसोड 7 में। अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो के लिए मिलता है अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।